एक भारतीय राजकुमारी जो बनी दुनिया की जाबाज जासूस। यह एक सच्ची और जाबाज कहानी है। एक युवती नूर इनायत खान की, जो कि मैसूर के महान शासक टीपू सुल्तान के राजवंश की राजकुमारी थी। बेहद खूबसूरत और मासूमियत से भरा चेहरा, आंखों की गहराई, वीणा पर थिरकती उंगलियां और रूह तक सीधे पहुंचने वाले सूफियाना कलाम के सुरीले बोल, ये सब नूर इनायत खान के व्यक्तित्व का कभी हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन नाजियों की तानाशाही नीति और द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने की घटना ने इस प्रिंसेस को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। यहीं से उसकी ज़िंदगी बदल गई और वह विश्व की एक जाबाज जासूस बन गई। सबसे हैरत की बात यह है कि वह ब्रिटेन की साम्राज्यवाद की नीति की विरोधी होने के बावजूद भी उनके लिए लड़ी। राजकुमारी हजरत नूर उन निसा इनायत खान ने द्वितीय विश्व युद्ध में तानाशाह हिटलर की सेना के खिलाफ बड़े मिशन पर काम करते हुए गोली खाकर जान दे दी थी। नूर इनायत खान का जन्म 1 जनवरी 1914 को मॉस्को में हुआ था। उनका पूरा नाम नूर उन निसा इनायत खान है। वे 4 भाई बहन थे। वे अपने चारों भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके पिता भारतीय और माँ अमेरिकी थी। उनके पिता हजरत इनायत खान 18वीं सदी में मैसूर राज्य के टीपू सुल्तान के पड़पोते थे, जिन्होंने भारत के सूफीवाद को पश्चिमी देशों तक पहुंचाया था। वे एक धार्मिक शिक्षक थे जो परिवार के साथ पहले लंदन और फिर पेरिस में बस गए थे। पूरा परिवार पश्चिमी देशों में रहने लगा। वहीं संगीत की रुचि नूर के भीतर भी जागी और वे बच्चों के लिए आज तक कथाओं पर आधारित कहानियाँ लिखने लगी। उन्हें वीणा बजाने का शौक जुनून की हद तक था। नूर इनायत खान परिवार के साथ प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद उनका परिवार मॉस्को, रूस से लंदन आ गया था, जहां नूर का बचपन बीता। 1920 में वे फ्रांस चली गई, जहां वे पेरिस के निकट सूरेस्नेस के एक घर में अपने परिवार के साथ रहने लगी। यह घर उन्हें सूफी आंदोलन के एक अनुयायी के द्वारा उपहार में मिला था। 1927 में पिता की मृत्यु के बाद उनके ऊपर माँ और छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई। स्वभाव से शांत, शर्मीली, संवेदनशील नूर संगीत को जीविका के रूप में इस्तेमाल करने लगी और पियानो की धुन पर संगीत का प्रसार करने लगी। कविता और बच्चों की कहानियाँ लिखकर अपने कैरियर को संवारने लगी। साथ ही फ्रेंच रेडियो में नियमित योगदान भी देने लगी। 1939 में बौद्धों की जातक कथाओं से प्रभावित होकर उन्होंने एक पुस्तक 20 जातक कथाएं नाम से लंदन से प्रकाशित की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के बाद फ्रांस और जर्मन की लड़ाई के दौरान वे 20 जून 1940 को अपने परिवार के साथ समुद्री मार्ग से ब्रिटेन के फालमाउथ, कॉर्नवॉल लौट आई। अपने पिता के शांतिवादी शिक्षाओं से प्रभावित नूर को नाजियों के अत्याचार से गहरा सदमा लगा। जब फ्रांस पर नाजी जर्मनी ने हमला किया तो उनके दिमाग में उनके खिलाफ वैचारिक उबाल आ गया। उन्होंने अपने भाई विलायत के साथ मिलकर नाजी अत्याचार को कुचलने का निर्णय लिया। 19 नवंबर 1940 को वे वायुसेना में द्वितीय श्रेणी एयरक्राफ्ट अधिकारी के रूप में शामिल हुई, जहां उन्हें वायरलेस ऑपरेटर के रूप में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। जून 1941 में उन्होंने RFF बॉम्बर कमान के बॉम्बर प्रशिक्षण विद्यालय में आयोग के समक्ष सशस्त्र बल अधिकारी के लिए आवेदन किया, जहां उन्हें सहायक अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नति प्राप्त हुई। बाद में नूर को स्पेशल ऑपरेशंस कार्यकारी के रूप में फ्रांस की सेक्शन में जुड़ने हेतु भर्ती किया गया और फरवरी 1943 में उन्हें वायुसेना मंत्रालय में तैनात किया गया। उनके वरिष्ठों में गुप्त युद्ध के लिए उनकी उपयुक्तता पर मिश्रित राय बनी और यह महसूस किया गया कि अभी उनका प्रशिक्षण अधूरा है। किंतु फ्रेंच की अच्छी जानकारी और बोलने की क्षमता ने स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का ध्यान उन्होंने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसके फलस्वरूप उन्हें वायरलेस ऑपरेशन युग्मित अनुभवी एजेंट की श्रेणी में एक वांछनीय उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत किया गया। फिर वह बतौर जासूस काम करने के लिए तैयार की गई और 16-17 जून 1943 में उन्हें जासूसी के लिए रेडियो ऑपरेटर बनाकर फ्रांस भेज दिया गया।
उनका कोड नेम मेडिलिन रखा गया। वे भेष बदलकर अलग अलग जगह संदेश भेजती रही। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नूर विंस्टन चर्चिल के विश्वसनीय लोगों में से एक थी। उन्हें सीक्रेट एजेंट बनाकर नाजियों के कब्जे वाले फ्रांस में भेजा गया था। नूर ने पेरिस में 3 महीने से ज़्यादा वक्त तक सफलतापूर्वक अपना खुफिया नेटवर्क चलाया और नाजियों की जानकारी ब्रिटेन तक पहुंचाई। पेरिस में 13 अक्टूबर 1943 को उन्हें जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान खतरनाक कैदी के रूप में उनके साथ व्यवहार किया जाता था। हालांकि इस दौरान उन्होंने 2 बार जेल से भागने की भी कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। गेस्टापो के पूर्व अधिकारी हैंस कीफर ने उनसे सूचना उगलवाने की खूब कोशिश की, लेकिन वे भी नूर से कुछ भी उगलवा नहीं पाए। 25 नवंबर 1943 को इनायत एसओई एजेंट जॉन रेंशो और लियान के साथ पेरिस के हेडक्वार्टर से भाग निकली, लेकिन वे ज़्यादा दूर तक भाग नहीं सकी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बात 27 नवंबर 1943 की है। अब नूर को पेरिस से जर्मनी ले जाया गया। नवंबर 1943 में उन्हें जर्मनी के फॉर्जेम जेल भेज दिया गया। इस दौरान भी अधिकारियों ने उनसे खूब पूछताछ की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। डकाउ स्थित नूर का प्रतिरोध स्मारक उन्हें 10 महीने तक बेदर्दी से प्रताड़ित किया गया। फिर भी उन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली। नूर वास्तव में एक मजबूत और बहादुर महिला थी। 11 सितंबर 1944 को उन्हें उसके 3 साथियों को जर्मनी के डकाऊ प्रताड़ना कैंप ले जाया गया, जहां 13 दिसंबर 1944 की सुबह चारों के सिर पर गोली मारने का आदेश सुनाया गया। यद्यपि सबसे पहले नूर को छोड़कर उनके तीनों साथियों के सिर पर गोली मारकर हत्या की गई। तत्पश्चात नूर को डराया गया कि वे जिस सूचना को इकट्ठा करने के लिए ब्रिटेन से आई थी वे उसे बता दें, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। अतः उनके भी सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब उन्हें गोली मारी गई तो उनके होठों पर एक ही शब्द था, फ्रीडम यानी आज़ादी। इस उम्र में इतनी बहादुरी के जर्मन सैनिक तमाम कोशिशों के बावजूद उनसे कुछ भी नहीं उगलवा पाए, यहाँ तक कि उनका असली नाम भी नहीं। इसके बाद सभी को शवदाह में दफना दिया गया। मृत्यु के समय उनकी उम्र महज 30 वर्ष की थी। जर्मनी में डाउच में नाजियों का यह यातना कैंप जहां नूर को गोली मारी गई थी। ब्रिटेन की सरकार ने 2012 में नूर के बलिदान को सम्मान देते हुए लंदन में उनकी प्रतिमा स्थापित कराई। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की बेटी एन ने भारतीय मूल की राजकुमारी की मूर्ति का अनावरण करते हुए सम्मान व्यक्त किया। ब्रिटिश सरकार ने नूर इनायत खान को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जॉर्ज क्रॉस दिया। फ्रांस ने भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्रॉक्स द गियर से उन्हें नवाजा। दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।